हेलो दोस्तों, गोल्डिंग चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अब हम इस चैनल पर शुरू करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो केबीसी में आपको बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, हर रोज़ थोड़े थोड़े सवाल लेकर आऊँगा। आप इसे सुनना, सवालों के बारे में सुनना और जवाबों के बारे में भी सुनना। कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा भी करने वाले हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन वृद्धों की उम्र बढ़ाने के अवसरों पर और चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके सम्मान में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है? वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर है 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने विश्व में बुजुर्गों के प्रति हो रहे दुर्व्यवहार और अन्याय को समाप्त करने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 14 दिसंबर 1990 को यह निर्णय लिया था कि हर वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हम बुजुर्गों को उनका सही स्थान दिलाने की कोशिश करेंगे। और 1 अक्टूबर 1991 में दोस्तों ये याद रखना है कि पहला वृद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था। तो 1 अक्टूबर 1991 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया गया था और जिसके बाद हर साल को इस दिन को मनाया जाता है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरे सवालों में है कि सीखने के परिणामों, एक्सेस, इक्विटी और बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के आधार पर राज्यों का आकलन करने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू गए स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है केरल। और दोस्तों आप जानते होंगे कि केरल पहले से ही शिक्षा में नंबर 1 रहा है और रहने वाला है। तो केरल ने ही स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं कि किस भारतीय महिला ने बेल्जियम में तोरनोई सैटेलाइट तलवारबाजी प्रतियोगिता विश्व स्तर में महिला साबरे व्यक्तिगत वर्ग का रजत पदक जीता है? तो देखो, महिला ने बेल्जियम में तोरनोई सैटेलाइट तलवारबाजी प्रतियोगिता विश्व स्तर में, तो वो महिला है दोस्तों भवानी देवी। तो भवानी देवी ने ये पुरस्कार जीता है। चौथा सवाल है दोस्तों कि महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती मनाने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन ने टीवी द्विभाषी कार्यक्रम महात्मा लाइव्स या बापू जिंदा है का प्रसारण करने के लिए दूरदर्शन के साथ भागीदारी की थी? तो महात्मा लाइव अथवा गांधी जी बापू जिंदा है, इस कार्यक्रम के लिए दूरदर्शन के साथ किसने भागीदारी की थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है यूनेस्को ने बापू जिंदा है के लिए भागीदारी की थी। उसके बारे में हम थोड़ा विस्तृत जानेंगे। देश के सार्वजनिक सेवा प्रसारक यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन और दूरदर्शन ने 1 और 2 अक्टूबर 2019 को द्विभाषी टीवी कार्यक्रम महात्मा लाइव्स या बापू जिंदा है के प्रसारण के लिए साझेदारी की है। यूनेस्को और दूरदर्शन राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती पर इस द्विभाषी टीवी कार्यक्रम का प्रसारण करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उनके विचारों और शिक्षाओं का जश्न मनाना है और जिसके भारत के साथ साथ दुनिया भर में लोगों को जीवन को आकार दिया है दोस्तों। ओके, तो यूनेस्को ने भागीदारी की थी, ये मत भूलना। पांचवा सवाल है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में किस राज्य को सबसे निचला स्थान दिया गया है? देखो, एक केरल को सबसे बड़ा स्थान था, तो अब निचला स्थान पे कौन है? तो देखो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्थान पर है। अब छठा प्रश्न है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल की मेट्रो रेल का नाम क्या रखने की घोषणा
की है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, राजा भोज रखा है उन्होंने। क्या नाम रखा है? राजा भोज। तो उसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली भोपाल मेट्रो रेल परियोजना का 26 सितंबर 2019 को शिलान्यास किया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस परियोजना का नाम राजा भोज रखने का और भोज मेट्रो रेल करने की घोषणा की है। क्या करने की घोषणा की है? भोज मेट्रो रेल। ओके दोस्तों, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है। अब 7वां है कि रक्षा मंत्रालय और जम्मू के केंद्रीय विश्वविद्यालय CUG ने यूनिवर्सिटी में कलाम सेंटर फॉर साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU किया है। तो किसके साथ ये MOU हुआ है? रक्षा मंत्रालय और जम्मू के केंद्रीय विश्वविद्यालय में। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये DRDO रक्षा मंत्रालय और जम्मू के केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीच में ये करार हुआ है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब 8वां प्रश्न है कि किस देश ने दुर्गा पूजा के दौरान भारत को सद्भावना संकेत के रूप में हिल्सा मछली के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? किस देश ने दुर्गा पूजा के दौरान भारत को सद्भावना के संकेत के रूप में हिल्सा मछली का निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो किस देश ने हटा दिया है? तो दोस्तों ये है बांग्लादेश ने हटा दिया है। बांग्लादेश ने ये हटा दिया है। अब दोस्तों 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2019 में चेंज मेकर अवार्ड 2019 पाने वाली पहली भारतीय बनी है दोस्तों? तो ये कौन है? पायल जागीर बनी है। पायल जागीर बनी है दोस्तों। इसके बारे में हम विस्तृत जानेंगे। ओके दोस्तों, तो राजस्थान की ये 17 वर्षीय पायल जागीर गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2019 में चेंज मेकर अवार्ड 2019 पाने वाली पहली भारतीय बनी है। यह अवार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित एक समारोह में बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया था। ये कौन से फाउंडेशन से प्रदान किया गया है? तो बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन। ये बड़ा ही प्रचलित फाउंडेशन है। वह अपने गांव की बाल संसद बाल पंचायत के अध्यक्ष भी है और उनके गांव और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों में बाल विवाह के उत्खनन और उनके काम के लिए सम्मानित की जा रही है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब आगे का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी पिज़्ज़ा द्वारा 2 वर्ष के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है PV सिंधु। PV सिंधु देखो पिज़्ज़ा द्वारा 2 वर्ष के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त की गई है। तो हम उसके बारे में भी जानते हैं दोस्तों। ऐसा कौन सा राज्य है जिसने लॉन्च के पहले 90 दिनों के भीतर 11 लाख से अधिक स्वर्ण कार्ड बनाए हैं और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सबसे ज़्यादा स्वर्ण कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों इसका जवाब है जम्मू कश्मीर। आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का सबसे ज़्यादा कार्ड बांटने वाला देश का पहला राज्य बन गया है दोस्तों। 12वां प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस कंपनी और उसके प्रमोटरों को 22 करोड़ से अधिक के इनसाइडर ट्रेडिंग मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए दंडित किया गया है? तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए औरोबिंदु फार्मा को 22 करोड़ से अधिक का दंडित किया गया है दोस्तों। अब 13वां प्रश्न है कि ब्राज़ील के वित्तीय सेवा उद्योग के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नवओमिस
विकसित करने के लिए ब्राज़ील के वित्तीय सेवा उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक उद्योग संस्था फ्राबान के साथ करार करने वाली कंपनी का नाम बताइए। तो ये ब्राज़ील के वित्तीय सेवा उद्योग के साथ किस कंपनी ने करार किया है दोस्तों? तो उसका उत्तर है विप्रो कंपनी ने। तो विप्रो कंपनी ने ये करार किए हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न है कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया FFI ने खाली किसको भारत की ऑस्कर में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है दोस्तों? तो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसको भारत की ऑस्कर में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो किसको चुना गया है दोस्तों? तो ऑस्कर में आपको पता होगा गली बॉय को दोस्तों, गली बॉय को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। ओके दोस्तों, अब एक और क्वेश्चन है जो है किसको लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश करने का इतिहास रच दिया है। किसने किया है ये? तो इसका उत्तर है शोडोल नृत्य। किस नृत्य के बारे में है? लद्दाख के नृत्य शोडोल नृत्य। तो हम शोडोल नृत्य के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो दोस्तों, लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाने वाले शोडोल नृत्य ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में प्रवेश करने का इतिहास रच दिया है। शोडोल एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसे कलाकार लद्दाख के राजा के लिए प्रस्तुत करते थे। वह कार्यक्रम लद्दाख ने हेमिस मठ के पास चल रहे बौद्ध कार्निवल नरोपा उत्सव के सम्मान पत्र के दिन आयोजित किया गया था और एक पारंपरिक परिधानों और सुंदर हैंडगल्स में शामिल 408 महिलाओं ने नृत्य का प्रदर्शन किया था दोस्तों, जिसने 2018 के उत्सव में शोडोल के 299 कलाकारों के नृत्य के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा था दोस्तों। देखो, उन्होंने ही रिकॉर्ड तोड़ा था और कुल 408 महिलाएं थी। तो दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है कि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है अगर आपको वो पूछा जाए तो। दोस्तों, आगे का क्वेश्चन है कि 2019-20 के लिए निम्नलिखित में से किसे ऑडिट ब्यूरो ऑफ संकुलेशन ABC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो इसका उत्तर है दोस्तों मधुकर कामत को। मधुकर कामत को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, मधुकर कामत, याद रखना दोस्तों। 18वां क्वेश्चन है कि 24 मेगावाट क्षमता वाले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य के पश्चिम कामेंग जिले में दीक्षा गांव में फुदंग नदी पर किया गया है? देखो, 24 मेगावाट क्षमता वाले जल विद्युत परियोजना का निर्माण तो किस राज्य में हुआ है दोस्तों? तो उसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश और नदी का नाम है फुदंग नदी दोस्तों। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तृत जानेंगे कि ये परियोजना क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के लोगों को दीक्षी जल विद्युत परियोजना समर्पित की है। पश्चिम कामेंग जिले के दीक्षा गांव में 24 मेगावाट बिजली परियोजना स्थापित की गई है। यह परियोजना लगभग 430 करोड़ के निवेश के साथ 4 वर्ष के रिकॉर्ड समय में पूरी हुई है। तो कितने समय में पूरी हुई है दोस्तों? 4 वर्ष के रिकॉर्ड समय में पूरी हुई है। यह देवी एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फुदंग नदी पर निर्मित रन ऑफ द रिवर परियोजना है। इस योजना का नाम क्या है? रन ऑफ द रिवर परियोजना है। अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा परियोजना से बिजली उत्पादन का एकमात्र लाभार्थी है। इसका लाभार्थी सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही है दोस्तों। तो अब दोस्तों, 52वें इंजीनियर दिवस को चिन्हित करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस इंजीनियर दिवस का विषय क्या था? तो इंजीनियरिंग दिवस, 52वां इंजीनियरिंग दिवस का विषय का नाम क्या था दोस्तों?
तो इसका नाम था इंजीनियरिंग फॉर चेंज। इंजीनियरिंग दिवस का जो विषय था वो था इंजीनियरिंग फॉर चेंज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सुदूर उत्तराखंड के एक गांव के किसान के संघर्ष पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित हुई थी। यह डॉक्यूमेंट्री निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित थी? तो दोस्तों ऑस्कर में नामांकित होने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म उत्तराखंड के एक गाँव के आधार पर थी और वो किसान का नाम क्या था? तो दोस्तों किसान का नाम है चंडी प्रसाद भट्ट दोस्तों। तो हम उसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि चंडी प्रसाद भट्ट जो गांव के किसान के संघर्षपूर्ण जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री मोतीबाग को, डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? मोतीबाग को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। क्लिक निर्देशक का नाम देखिए, क्लिक के निर्देशक निर्मल चंद्र डंडारिया ने कहा कि 60 मिनट की यह फिल्म उत्तराखंड के पौंडी गढ़वाल क्षेत्र में रहने वाले किसान विद्यादत्त के जीवन पर आधारित है दोस्तों। तो किसके जीवन पर? विद्यादत्त के जीवन पर आधारित है दोस्तों। ओके, तो विद्यादत्त शर्मा। अब देखो दोस्तों विद्यादत्त शर्मा उसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है तो उसके बारे में जानेंगे। उस गतिशीलता मंच का नाम बताइए जिसने अपने चालकों के कल्याण के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ भागीदारी की है। तो गतिशीलता मंच किसने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ भागीदारी की है दोस्तों? तो उसका उत्तर है ओला ने ये भागीदारी की है। ओला एक टैक्सी की कंपनी है दोस्तों, टैक्सी भाड़े पे देती है आपको। अब देखो दोस्तों अगला प्रश्न है कि देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर है अलीगढ़ में ये स्थापित होने वाला है दोस्तों। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेंगे कि ये क्या है। तो देश का पहला केंद्रीय पुलिस विद्यालय केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर स्थापित किया जाएगा। केंद्र ने विश्वविद्यालय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी और सेक्टर टेक्सोन में 100 एकड़ के भूखंड की पहचान की गई है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये है उसका उत्तर। अब देखो दोस्तों अलीगढ़ याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है कि 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा कहाँ आयोजित किया गया था? रामायण महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। तो दोस्तों 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। याद रखना दोस्तों, नई दिल्ली। देखो दोस्तों अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फर्म डाउ तेंग सोलर पावर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, जिसने सालाना 688 मिलियन किलोवाट बिजली का उत्पादन करने की क्षमता है? तो किस देश ने सबसे बड़े सोलर प्लांट का सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, थाईलैंड ने किया है और कंपनी का नाम क्या है? डाउ तेंग सोलर पावर कॉम्प्लेक्स। ओके दोस्तों याद रखना। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कि किसने और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा प्रकाशित विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची में 56 भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान दिया है? 2 संस्थाएं थे। तो दोस्तों ये शीर्ष स्थान देने वाली संस्था का नाम है भारतीय प्रौद्योगिक संस्था रॉपड़ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा प्रकाशित विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 में सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों की सूची में 56 भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान दिया गया है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि उस ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज का नाम बताइए जो
सीमित ओवरों के क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाली पहली महिला बन गई है। तो 2 हैट्रिक लेने वाली पहली महिला बन गई है, तो वो कौन है दोस्तों? तो उसका नाम है मेगन शूट्स। दोस्तों ये भी आपको याद रखना होगा कि उस ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज का नाम बताइए जो सीमित ओवरों के क्रिकेट में, सीमित ओवरों के क्रिकेट में એટલે बहुत कम ओवर होती है जिसमें 2 हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, तो मेगन शूट्स। ओके दोस्तों, ये नाम आपको याद रखना है। दोस्तों अगला सवाल है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम की वास्तविक भावना के बारे में जनता को सरकारी अधिकारियों और विभागों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल 2019 लॉन्च किया है। दोस्तों किस राज्य ने जन सूचना पोर्टल 2019 लॉन्च किया है दोस्तों? तो दोस्तों ये लॉन्च करने वाली राजस्थान सरकार है, और कोई सरकार नहीं, राजस्थान सरकार ने ये लॉन्च किया है। उसके बारे में हम थोड़ा विस्तृत जानेंगे कि राजस्थान द्वारा जन सूचना पोर्टल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 13 सितंबर 2019 को बिरला सभागार में आयोजित समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के लोगों राजस्थान में चल रही सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी घर बैठे आसानी से मिल सकती है दोस्तों। तो ये पोर्टल का नाम भी याद रखिए, जन सूचना पोर्टल, जिसमें सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा दोस्तों अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हरित पहलों का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और पर्यावरणीय रूप के स्थायी प्रथाओं और पालन करने वाली अपनी औद्योगिक इकाइयों के प्रदर्शन को मूल्यांकित रखते हैं दोस्तों? तो किस मंत्रालय ने हरित पहलों का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? तो किस मंत्रालय ने किया है दोस्तों? तो उसके बारे में जानेंगे। रेल मंत्रालय ने ये किया है दोस्तों। उसके बारे में हम थोड़ा विस्तृत जानेंगे कि रेल मंत्रालय ने ऐसा क्यों किया। तो रेल मंत्रालय ने हरित पहलों के मूल्यांकन के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के CII के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए और पर्यावरणीय रूप से स्थायी प्रथाओं का पालन करने वाली अपनी औद्योगिक इकाइयों के प्रदर्शन को रेट किया है। विभिन्न हरित पहलों के लिए तकनीकी सहयोग का विस्तार करने के लिए CII ने ग्रीन बिजनेस सेंटर GBC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों। देखो किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ग्रीन बिजनेस सेंटर दोस्तों, रेल मंत्रालय ने ये किया है दोस्तों। ओके दोस्तों अगला सवाल है, केंद्र सरकार देश भर में हर जगह पीने योग्य पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन पर अगले 5 वर्षों में कितनी राशि खर्च करने वाली है? देखो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह पीने के लिए पानी पहुंचाना है उनको, तो उसके लिए एक मिशन का नाम क्या दिया हुआ है? जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन में कितने रुपए खर्च होने वाले हैं दोस्तों? आपको याद होना चाहिए। तो उसका जवाब है 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं दोस्तों। कितने रुपए खर्च होने वाले हैं? 3.5 लाख करोड़। तो देखो दोस्तों उसके बारे में हम जानते हैं कि देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया कि अपने भाषण में जिन्होंने पेयजल की सुविधा के लिए जल जीवन मिशन की नई योजना का ऐलान किया। सरकार जल जीवन मिशन पर 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस मिशन के तहत हर घर में पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य है दोस्तों। तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो पहले से ही पानी आ रहा है, लेकिन दोस्तों आपके घर में आ रहा है, दूसरों के घर में अभी भी पानी नहीं पहुंच रहा दोस्तों। ओके दोस्तों मेरे सवाल बहुत अच्छे लगे हो, सवाल और जवाब दोनों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम रोज़ ट्राई करेंगे कि कुछ न कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल आपको मिलते रहे ताकि आप आगे KBC में आपको ये सवाल बहुत काम आए। और दोस्तों ये KBC की सीज़न ख़त्म भी हो जाए के रूप में ये काम कर रहे हैं दोस्तों। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, हर रोज़ कुछ ना कुछ सवालों के बारे में जान लीजिए। थोड़ा सा समय आपको ढेर सारी रकम जितवा सकता है दोस्तों, इसलिए
छोटे छोटे सवालों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। और दोस्तों हर रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी बहुत अच्छी है। एक दिन में ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कि हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखा जाए दोस्तों। ओके दोस्तों, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, उसमें जुड़ जाइए, हमारी सारी अपडेट वहाँ आपको मिलती रहेगी दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों।